जरूर करें। ठीक है। मैं काफी लोग नए आए हैं और काफी दिनों से कोरोना के कहर के कारण बहुत सारी चीजें आप लोग भूल गए होंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर के साथ शुरू करूंगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, वाक्य का क्रम बताया था, याद है? मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है तो बताइएगा। वाक्य का क्रम, ठीक है। वाक्य का क्रम याद है आप लोगों को? मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का बताया था। नहीं याद? मैंने बताया था हिंदी संरचना में सबसे पहले कर्ता और उसके बाद कर्म आता है और उसके बाद क्रिया। कोई संदेह है इसमें? थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। जो ना समझ पाए वो बता दीजिएगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। गाड़ी थोड़ी धीरे चलेगी। ठीक है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, यह संरचना होगी। किसी का माइक ऑफ है, कृपया बंद कर लें। ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया। और यहाँ कहीं से चूहा बोलता है, हमें लगा किसी का माइक ऑन है। लेकिन जब क्या होता है, कई बार हम जब कर्ता पे जोर देना होता है, कर्ता पे जब जोर देना होता है, तब हम कर्ता को पीछे रखते हैं और क्रिया आगे रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सेना लड़ती है, सेना दुश्मन से लड़ती है, इसमें कर्ता कौन सा है? सेना दुश्मन से लड़ती है और लड़ना क्रिया हो गया। ठीक है। यहाँ हमने जब ऐसे वाक्य हम लिखते हैं साधारण ढंग से, तो यह भी माना जा सकता है कि हम लड़ाई पर जोर दे रहे हैं, इसलिए लड़ाई पीछे है। लेकिन जब हम क्रिया पे जोर देना चाहेंगे तो हम लिखेंगे लड़ती है सेना, लड़ती है सेना। इसमें देखिए हमने क्रिया को पहले लिखा, लड़ना क्रिया है और सेना क्या है? कर्ता है। क्रिया को जब कर्ता से पहले रखा जाए, इसका मतलब है कि हम इम्फेसिस दे रहे हैं, अर्थात जोर दे रहे हैं क्रिया पर। और ये ऐसे वाक्य भी लिखे जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे वाक्य कविताओं में या कई बार कहानियों में लिखे जाते हैं। आमतौर पर व्याकरण के रूप में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको, जैसे अगर वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए दिया जाए और उसमें इस क्रम में हो, तो आप उसमें त्रुटि देख सकते हैं, अगर और कोई त्रुटि नहीं है तो। अगर नहीं है तो इसको त्रुटि में नहीं शामिल किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। देखिए, जब कर्ता पर जोर देना होता है तो कर्ता पहले आता है। कर्ता पर नहीं, कर्ता पे जब जोर देना होता है तो क्रिया पहले आएगी। जैसे मैंने कहा लड़ती है सेना, तो प्रश्न उठेगा कौन लड़ती है? रश्मि माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। रश्मि माइक, ये वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया लड़ती है सेना, लड़ती है सेना, ये जब मैं लिखता हूं तो ये क्रिया है, क्रिया पहले लिया गया। इसका मतलब है कि हम कर्ता पर जोर दे रहे हैं। अब बोल के देखिए, उच्चारण करने में ही लगता है कि हम सेना के लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जिसपे जोर देना हो उसमें क्रिया पहले आ जाती है। तो वाक्य की अशुद्धि जहां देखी जाती है, अगर मान लीजिए वाक्य इस क्रम में लिखा हो, कोई और अशुद्धि ना हो, तब आप इसको अशुद्धि मान सकते हैं। अन्यथा इस क्रम में लिखे हुए वाक्य को भी अशुद्ध नहीं मानेंगे। और अक्सर हम लोग यह गलत करके आते हैं। ठीक है। अगला मैं बताता हूं आपको। यहाँ देखिए, हाँ सेना लड़ती है। आप प्रश्न करेंगे सेना क्या करती है? तो सेना लड़ती है। चूहे क्या करते हैं? बोलते हैं। तो उसमें क्रिया पे जोर पड़ रहा है, इसलिए क्रिया बाद में है। तो सामान्य ढंग से वाक्य का क्रम कैसे होगा? कर्ता, कर्म और क्रिया पे, सामान्यतः। लेकिन यह चीज अक्सर आपको कविताओं में और कहानियों में मिलेगा। ठीक है। ये तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं, यह चर्चा है वाक्य गठन या शब्द क्रम पर चर्चा है। इसका वीडियो आज मैंने डाला है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं YouTube में। ठीक है। ये मैं आपको वाक्य गठन और शब्द क्रम बता रहा हूं। वाक्य गठन और शब्द क्रम।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वाक्य में जब दो कर्म रहे, दो कर्म जैसे राम बकरी और मेवा लाया, मेवा ही मेवे बोलेंगे, मेवे लाया, ठीक है। अगर यह वाक्य इस तरह से लिखा हो, राम मेवे और बकरी लाया, इसमें कर्ता कौन सा है और कर्म कौन सा है? दोनों में राम कर्ता है और बकरी और मेवा दोनों कर्म है। तो जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो अब आप ये बताइए, ये जो दो वाक्य लिखा हूं मैं, इसमें से गलत कौन सा है? क्यों? बिल्कुल। आपको, ठीक है, आपको याद है कि जब वाक्य में दो कर्म एक साथ हो तो पहले सजीव कर्म अर्थात बकरी पहले आएगी, मेवा बाद में, ठीक है। अगर दोनों सजीव कर्म है तो किसी को भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम ये कहता है कि पहले सजीव कर्म और उसके बाद निर्जीव कर्म लिखेंगे। स्पष्ट है? इसके बाद एक और आता है, ये सब मैं बता चुका हूं, चूंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको याद आ जाएगा, जो पुराने याद आ जाएगा और नए लोग दोहरा लेंगे। अब देखिए, विशेषण का जब प्रयोग करना हो, विशेषण आपको पता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण है। और विशेष, ये विशेष से जरा कष्ट देगा। विशेष का मतलब कुछ नहीं है, ये संज्ञा और सर्वनाम है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। तो अगर वाक्य में विशेषण हो तो विशेषण किसके बाद आएगा? विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले होता है। विशेषण का प्रयोग विशेष, अब जैसे मान लीजिए मैं लिखूं राम सुंदर है, इसमें विशेषण क्या है? विशेषण सुंदर है और संज्ञा क्या है? राम है। संज्ञा अर्थात विशेष है। तो ऐसे जब वाक्य मिले आपके पास तो आप उसे यह मान के चलेंगे कि विशेषण हमेशा विशेष के बाद आएगा, अर्थात जिसके बारे में बताया जा रहा है वह बाद में आएगा। यह एक सूत्र हुआ। लेकिन साधारणतः जब इस पे जोर देना होता है तो वह पहले आ जाता है। सुंदर है राम, सुंदर है सीता मेरी, ठीक है। आगे बढ़े। इसी तरह से विशेषण हो गया क्रिया विशेषण। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का प्रयोग किसके पहले होगा? क्रिया के बाद होगा। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के बाद होगा। जैसे मान लीजिए वह धीरे धीरे गाता है, गाना क्रिया हो गई, उसके पहले क्रिया विशेषण, ठीक है। यह भी स्पष्ट आप लोगों को बता चुका हूं पहले। अब थोड़ा सा और आते हैं। अगला जो वाक्य मैं बता रहा हूं, अगला शायद किसी लिए में परेशानी हो। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, कारक, कारक चिन्ह मैंने नहीं बताया, कारक चिन्ह फिर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा मैं बता दूं। करण, करण संप्रदान, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, अपादान और अधिकरण, ये चारों कारक है, पता है आप लोगों को? ये लिखते चलिएगा अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो। हालांकि आपके इसमें टीचमेंट में ये वीडियो उपलब्ध रहेगा, कल आके आप देख सकते हैं। तो करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनका स्थान हमेशा क्रिया से पहले रहेगा। हाँ, बोलिए। नहीं मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा, कल मिलेगा। अगर मैं बोल दूं मिलेगा तो आप लोग,
तो सोनू जी, कोई बात नहीं, आप तबीयत ठीक नहीं लग रही तब कोई बात नहीं, वीडियो 30 मिनट में मिल जाएगा आपको। मैंने बताया 30 मिनट में कल वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। जिसकी तबीयत ठीक ना हो उनकी कोई बात नहीं है, वो आराम करें। तो मैं आपको बता रहा था, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये चारों कारक चिन्ह क्रिया से पहले लगेंगे। जैसे मान लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। तीर से मारा। अब ये जो वाक्य देख रहे हैं, इसमें क्रिया कहाँ है? ये जो मारा क्रिया है, मारा क्रिया कहाँ आ रहा है? ये कारक चिन्ह से है, से के बाद में आया। तीर से मारा जो साधन होता है, वह क्या होता है? करण कारक होता है। कारक चिन्हों पे जब मैं चर्चा करूंगा तब इसको विस्तार से बताऊंगा। बस ध्यान रहे, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये चारों कारक क्रिया से पहले लगते हैं। यहाँ देखिए, क्रिया है मारा, उसके पहले से का प्रयोग हुआ है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण है, मैंने कलम से लिखा। लिखना क्या हो गया? क्रिया। और से जो है साधन है, कलम से लिखा। साधन का मतलब होता है करण कारक। तो इसके बारे में आप अगली कक्षा में जब हम कारक चिन्ह पे चर्चा करेंगे तो विस्तार से करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मिटा दो। चलिए, इसके बाद जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र यह कहता है, एक कारक होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के बारे में ये कहा जाता है, संबोधन कारक हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होगा। वाक्य के प्रारंभ में, अर्थात वाक्य शुरू करना है। जैसे किसी फिल्म का गाना ले लेते हैं, गाने में थोड़ी मोनोटोनस सी स्थिति टूटेगी। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मतलब ये सारे संबोधन चिन्ह है। और नायक ने उसके बाद कहा है, कहता हूं मैं जो, वो तुम भी करो जी। या फिर आप मान लीजिए, आप बुलाते हैं, सर मैं आई कम इन, सर मैं क्या आऊं, मान्यवर आपका स्वागत है। तो ये जो मान्यवर आपने शब्द का प्रयोग किया, ये संबोधन कारक है। और संबोधन कारक हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है। कोई संदेह? बताएं, यस और नो। अरे सभी लोग शांत है, मेरी आवाज जा रही है ना? ठीक है। अरे कभी कभी बता दिया करिए। हाँ, नहीं, ये बोलना है कि आगे बढ़ो। ठीक है। जब तक फौजी को आदेश नहीं मिलता आगे नहीं बढ़ता है ना। अब हम आते हैं थोड़े से जटिल चीजों में। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हटके बताऊंगा। और आज की पूरी चर्चा वाक्य के ऊपर रहेगी। इसमें मैं एक चीज बता दूं, अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बंगाल पीएससी, इन सब परीक्षाओं में, या फिर रिजर्व बैंक में आप जा रहे हैं, किसी में हिंदी अधिकारी के पद के लिए अगर आप जाते हैं, तो ये वाक्य के भेद बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इस पे आपको कहीं भी कोई अंश नहीं मिलेगा, न वीडियो न फिर बुक, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, वाक्य के भेद दो तरह से हम स्पष्ट करते हैं। पहला भेद रचना की दृष्टि से। पहला है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, उसके बाद मिश्र और संयुक्त। सरल और मिश्र के बीच में संयुक्त का स्थान होता है। ये हो गया रचना की दृष्टि से। एक नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, वहां यह आता है, वाक्य के कितने भेद हैं। जब ऐसा प्रश्न रहे, 2017 में ऐसा प्रश्न आया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो आप ये ध्यान रखेंगे, लिखेंगे वाक्य के कितने भेद हैं, 3, 7, 9, 15, और कुछ दिया नहीं रहेगा। अगर इस तरह का विकल्प हो तो उसमें आप 3 चुनेंगे। या फिर अगर है रचना की दृष्टि से, तब तो स्पष्ट है 3 ही होगा। या कई बार रहता है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से, रचना के बाद आते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ मतलब
वाक्य का जो कुछ अर्थ निकलता है वह है अर्थ। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, वो आवाज ही खो रही है। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं। अब मैं आता हूं रचना की दृष्टि से जो वाक्य का विस्तार है वह इस चैप्टर के अंत में मैं बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से सबसे पहला आता है विधानवाचक। विधान, विधि का विधान बोलते हैं ना, वो विधान नहीं है। ये पहला है विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब हो गया एक तरह से साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, या फिर पॉजिटिव जो होते हैं साधारण वाक्यों में। जैसे मान लीजिए मैं बालक हूं, खैर अब तो नहीं हूं, ठीक है, मैं बालक हूं। या फिर आप लिखिए मैं तबला वादक हूं। तबला वादक हूं या मैं राजभाषा अधिकारी हूं। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं संस्कृत में, रावण साहब बोला करते थे। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ जो वाक्य हैं आप अफर्मेटिव अंग्रेजी में अगर लेते हैं तो ये साधारण जो वाक्य हैं वे सब विधानवाचक में आते हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। ठीक है, इसके बाद आता है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है, कौन सा स्व होगा इसमें? निषेधवाचक में नकारात्मक का बोध होता है, ना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं टकला नहीं हूं, इसका मतलब हूं। मैं मूर्ख नहीं हूं, ठीक है, वह चोर नहीं है। इस तरह के जो शब्द हों, इन शब्दों के साथ नहीं के साथ में जो वाक्य बने हों, जैसे राजा शराब नहीं पीता, राजा पैदल नहीं चलता। जहां नकारात्मक हो, अंग्रेजी में अगर देखें तो निगेटिव जो होते हैं वो निषेधवाचक में आते हैं। ये आपके वाक्य का दूसरा स्वरूप है। उसके बाद आता है आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का आप लोग नोट करेंगे। आज्ञावाचक में आता है आज्ञा, सिर्फ आज्ञा ही नहीं, इसमें आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, इन सब का बोध होता है। क्या क्या? आज्ञावाचक में आज्ञा स्पष्ट रूप से उसमें दिख रहा है, आज्ञा है तो आदेश भी होगा, ये दोनों मिलता जुलता है। मैं आई कम इन, आपने बोला क्या मैं अंदर आऊं, तो मास्टर जी आदेश देते हैं जी हाँ चले आइए, या राजेश आओ पढ़ने बैठो, मम्मी बोले। या फिर आज मदर्स डे है तो आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज खाना मैं बनाऊंगी। तो इसमें प्रार्थना भी होगा, सलाह भी होगा। प्रार्थना, सलाह, ठीक है। सलाह के बाद उपदेश। उपदेश कौन देता है? उपदेश कहा जाता है ना, शराब पियोगे तो दांत खराब हो जाएंगे, या फिर उपदेश दिया जाता है भाई शराब पियो तो सरकार को टैक्स मिलेगा। इस तरह के उपदेश बहुत लोग देते हैं कि भाई शराब पियो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, तमाम लोगों ने मुझे भी दिया था। तो वो उपदेश में हो गया। आज्ञा क्या हो गया? राजेश पढ़ने बैठो, ये आज्ञा हो गया। आदेश भी इसी में आ जाता है। और प्रार्थना में, प्रार्थना आप बोलते हैं क्या मैं अंदर आऊं, मैं कम इन सर, ये प्रार्थना। और सलाह में कि जैसे मान लीजिए मुझे रुपए जमा करने हैं बैंक में, तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, क्या करूं? आप मुझे सलाह देते हैं कि आप इसको बैंक में जमा कर सकते हैं, चिट फंड में न जमा करके, वह सलाह होगा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये सब आज्ञावाचक में आएंगे। बेटा तुम क्लियर है ये? चलिए ठीक है। अच्छा, क्या चीज? हाँ, प्रार्थना भी इसमें आएगा। प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये सब इसमें आएगा। 1 2 3 हो गया, अब चौथे में आते हैं। इसके बाद आता है चौथा जो है वह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप लोग अंग्रेजी में बहुत हल किए होंगे इसको। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न का भाव होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न करूं, अजय जी अच्छे हैं ना, इसमें क्या लगेगा?
ये क्या है, प्रश्नवाचक है या साधारण वाक्य है रश्मि? प्रश्नवाचक है। हाँ, तो इसमें प्रश्नवाचक लगाना होगा। मान लीजिए, ठीक है, समझ गया, मान लीजिए। हाँ, लेकिन ऐसे वाक्यों में आप ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य के अंत में अगर न आए तो ये प्रश्नवाचक होगा। ये एक त्रुटि पहचानना, जो करेक्शन वाले वाक्य आते हैं उसमें इस तरह का दे देगा, अच्छे हैं ना, और ये क्वेश्चन मार्क ना लगा के आप वहां फुल स्टॉप खड़ी पाई लगाए रहते हैं। इस तरह के 5 वाक्य दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा किस वाक्य में त्रुटि है, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें 10 वाक्य दिए हुए थे, 10 में से 4 मेरे समझ में नहीं आए कि कहाँ त्रुटि है। बाद में देखा तो ऐसी छोटी मोटी त्रुटि है। तो अगर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो इसे आप गलत मानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। इसके बाद आता है विस्मयवाचक। विस्मय, विष नहीं, वो पीने वाला विष नहीं। विस्मयवाचक में क्या क्या आता है, ये जरा ध्यान से सुनेंगे आप। विस्मयवाचक में आता है सुख, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो घृणा भी, घृणा है तो हर्ष होगा, हर्ष होगा तो विस्मय का भाव आएगा, और हर्ष विस्मय है तो इसके साथ आश्चर्य भी होगा। हाँ, क्या होगा? ये गलत है, गलत है, ये गलत है। यही होता है विस्मय। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट संदेह दूर कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं सही है। हाँ, मैंने गलत लिखा है, आधा सौ होगा, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, मिटा देता हूँ उसको, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया, मैं कंफ्यूज था। ठीक है, ये हो गया विस्मयवाचक। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो विस्मयवाचक जो मैं आपको बता रहा था, विस्मय में विस्मय, सुख, दुख, घृणा, हर्ष और आश्चर्य, ये पांचों, दो दो चार, 6 भाव आते हैं। मान लीजिए आपको विस्मय कैसे होगा, जैसे मान लीजिए रातों रात कुतुब मीनार दिल्ली से उठा करके कलकत्ता शहीद मैदान में रख दिया जाए, तो ये विस्मय का भाव है, मतलब असंभव चीज कैसे हो गया, वहां विस्मय का भाव आता है। जैसे आप आशा नहीं किए हैं कि कोई आदमी आईएएस बन सकता है, लेकिन वो बन जाए, वो विस्मय होता है। दूसरा है सुख, सुख आपको पता है, दुख आपको पता है, घृणा आपको पता है, छी दूर जा, हट यहां से, परे हट, ये घृणा का भाव है। और हर्ष का है हुर्रा, हुर्रा अंग्रेजी में करते ना, वाह मैं पास हो गया। और सबसे अच्छा है कैडबरीज का प्रचार आता है, आज पहली तारीख है, या फिर वो बोलता है पप्पू पास हो गया। हर्ष का भाव है, खुशी का भाव है। और आश्चर्य, मान लीजिए पप्पू के पास होने की संभावना ही नहीं थी। अंकिता कुछ कह रही है क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, तो किस में आएगा? आश्चर्य में आएगा। आपने सोचा भी नहीं था, वो उसने कर दिखाया। विस्मय में ही ये सब आता है। विस्मय का मतलब है, मान लीजिए आप सो रही हैं, अचानक आसमान टूट के जमीन पे गिर गया, आप घर से बाहर निकली। हाँ, अंकिता कुछ कह नहीं रही हो तो माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अंकिता, हाँ, ये सारा भाव इसमें आता है। अंकिता शायद मुझे भी नहीं सुन पा रही है। अंकिता, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, माइक में कुछ प्रॉब्लम, आप रीस्टार्ट कर लीजिए फोन एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है अंकिता। ठीक है, चलिए प्रश्न बाद में आप फोन कर लीजिएगा, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो लास्ट में हम बात कर लेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला जो वाक्य है वह है संदेहवाचक।
हैरानी का भाव है, विस्मय का मतलब असंभव चीज संभव हो जाना, और आश्चर्य का मतलब उसी रूप में आता है लेकिन असंभव संभव नहीं होता है। अचानक मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और कल सुबह आप असम पहुंच गए, सो रहे हैं, कोई उठा के ले गया, तो वहां आश्चर्य होगा, अरे आप, सरप्राइज इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आश्चर्य और विस्मय में थोड़ा सा अंतर है। विस्मय मतलब असंभव कार्य जब संभव हो जाए तो विस्मय में आता है। ये सारा एक ही ग्रुप में, बस इतना ध्यान रखें। इसके बाद अगला जो आता है, सत्या जी नहीं सुनता। नहीं नहीं, विस्मय वाचक में सुख दुख घृणा हर्ष, विस्मय और आश्चर्य, ये छह के छह भाव इसी में आएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं संदेहवाचक में। संदेहवाचक जो है, संदेह नाम से ही स्पष्ट है, संदेह होना, अर्थात संदेह या संभावना, संदेह या संभावना। अब संभावना कैसी, जैसे मान लीजिए संदेह मैं व्यक्त करूं कि लगता है बारिश होगी, जी, अब दिखा। संदेहवाचक में संदेह या संभावना व्यक्त किया जाए। संदेह का मतलब जैसे लगता है बारिश होगी, बारिश होगी क्या, पप्पू आज नहीं आएगा, ये संदेह या संभावना है, और ये संभावना संदेहवाचक के वर्ग में आता है। जैसे वो आता होगा, अब मुझे लग रहा है कि राधा पढ़ रही होगी लेकिन राधा पढ़ नहीं रही होगी, तो इस तरह के जो वाक्य है जिसमें संदेह हो, होगा मतलब नहीं होगा या हो भी सकता है, वो सब संदेहवाचक में है। इसके बाद आता है इच्छावाचक। अगला है इच्छावाचक, ऊपर लिख रहा हूं। इच्छावाचक जो वाक्य है उसमें इच्छा कामना और आशीष का बोध होता है। इच्छा कामना और आशीष। अब देखिए इसमें आशीष जो शब्द है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, जिसमें आज्ञा प्रार्थना बताया था, कौन सा था वो, आज्ञा प्रार्थना बताया था, कौन बताया, आज्ञावाचक बताया था। अब ये जो आशीष शब्द है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, आशीष जो शब्द है वह इच्छावाचक में आएगा। जैसे मेरी कामना है कि आप सभी अच्छे अंक से पास करें, ये कामना व्यक्त कर रहा हूं मैं। मेरी इच्छा है कि मुझे गर्मा गर्म आम के पकोड़े खिलाए जाएं, इच्छा व्यक्त किया मैंने। और आशीष देते हैं, बड़े हमेशा आशीष देते हैं। मदर्स डे में आपने मम्मी का पैर छुआ तो मम्मी ने कहा बेटी या बेटा आप हमेशा जीवन में सफल हो, कहीं आपको दिक्कत ना आए, वह हो गया आशीष या आशीर्वाद। ठीक है, और इसके बाद आखिरी जो लाइन है वह है संकेत वाचक। यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें से एक या दो प्रश्न आप आशा कर सकते हैं। अब आता है संकेत वाचक। संकेत वाचक का क्या मतलब हो गया, संकेत वाचक का मतलब होता है इसमें शर्त का बोझ होता है। शर्त, शर्त को ही हम संकेत कहते हैं। शर्त का बोध कैसे होगा, जैसे राधा आएगी तो श्याम बांसुरी बजाएंगे, इफ एंड बट वाली बात रहेगी, या फिर कंडीशनल सेंटेंस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वे सब संकेतवाचक में आएंगे। जैसे वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा, बिजली रही तो पढ़ाई होगी, मतलब कहीं इफ एंड बट जो अंग्रेजी में चलता है उसका भाव यहाँ रहेगा, यह संकेतवाचक में आएगा। क्लियर है, हम अगले चैप्टर पे चले। हाँ, संकेतवाचक और संदेहवाचक में कंफ्यूजन होता है, बताइए। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो वाक्य रहेंगे, राधा आएगी तो मैं नाचूंगा, आंगन टेढ़ा नहीं होता तो मैं अच्छा नाचता। ठीक है, जहां तो का भाव रहे, ऐसा होता तो ये होता है। सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने गाना गाया है,
ठीक है, मेम साहब ये होती तो वो होता, बारिश होती तो समुंदर होता, जहां दो वाक्य हों और एक दूसरे पर आश्रित हों, वो आपके इसमें आएंगे। लेकिन संदेहवाचक में क्या है? हाँ तुषार जी। हाँ हाँ, संदेहवाचक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है और पूजा जी का माइक ऑन, सॉरी मतलब पूजा जी ऑनलाइन है, लेकिन मैं संदेह व्यक्त करूं पूजा का माइक तो ऑन है, लेकिन पूजा पढ़ रही होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, पढ़ नहीं रही होगी, या पूजा पढ़ने आ रही होगी, इस तरह का जिसमें पूर्णतः संदेह हो, पढ़ भी रही होगी नहीं भी रही होगी, वो संदेहवाचक में जाएगा। और संकेतवाचक में हमेशा ये दो वाक्य जुड़े रहेंगे आपस में, बारिश होगी तो अन्न होगा, रावण मरेगा तब दिवाली मनेगी, इस तरह के वाक्य रहेंगे इसमें। क्लियर है? बेटाऊं आगे बढ़ू? बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। कामना भावनाओं से आती है, ठीक है। हाँ पिंकी बोलिए। हाँ कामना ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं कामना स्पष्ट कर देता हूँ। अब अमित जी हैं, ब्रह्म कुमारी के फॉलोअर हैं, इनकी कामना है कि दादी के साथ बैठ करके एक दो महीना ये मुरली सुने। अमित जी आप स्पष्ट समझ पाएंगे, आपकी कामना है कि मैं दादी के पास जाऊं और महीना भर उनके साथ बैठ करके मुरली सुनूं, और मैं और दादी दोनों ही रहें। कामना पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इच्छा है, मान लीजिए मेरी इच्छा है खीर बनाऊं, खीर बनाऊंगा खाऊंगा, इच्छा आप पूरी कर सकते हैं, कामना जरूरी नहीं पूरी। और कामनाएं हमेशा भावनाओं से चलती हैं, ठीक है। एक और उदाहरण दे देता हूं, एक और उदाहरण दे देता हूं, थोड़ा सा अदर वे है। अब जैसे एक बार मैं हॉस्पिटल में था, रात में एक जवान आया, और जवान उसमें टीवी पे माधुरी दीक्षित का एक गाना चल रहा था, जवान खड़ा हो गया टीवी के आगे, ऐसे घूर के देखने लगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? भैया देखो ससुरी को शर्म नहीं आ रही है, मैं बुखार से मरा जा रहा हूँ और ये मुस्कुरा के नाच रही है मेरे सामने, इच्छा हो रही है दो थप्पड़ मारूं जाके। ये उस फौजी की कामना है कि दो थप्पड़ मारूं, कभी पूरी नहीं होगी, होगी क्या? नहीं होगी। बहुत लोगों की इच्छा होती है, बहुत सुंदर कन्या देखा, किसी ने ऐश्वर्या राय को देखा होगा, सोचा होगा इससे मेरी शादी हो जाए, दैट इज कामना, जरूरी नहीं पूरी हो, ठीक है। इच्छा और कामना में थिन डिफरेंस है, भावनाओं से जब निकले वो कामना में चली जाती है। आगे बढ़े। हाँ 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 बोलिए। हाँ तो खाने की इच्छा हो रही तो कुछ भी तो खा लेंगे। मैंने बताया ना, कामना भावनाओं में ज्यादा रहती है, ठीक है। इच्छा पूरी की जा सकती है। हाँ अब जैसे मान लीजिए मेरी उम्र हो गई है 48 साल, मेरी कामना है कि मैं चांद पे चला जाऊं, संभव है? नहीं है, ठीक है। अब मैं एक इसके बाद वाले चैप्टर पर आता हूं, यहां स्पष्ट है तो आगे बढ़े। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं, बीच बीच में बहुत चर्चा होती है उपवाक्य की, यह भी जानना जरूरी है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वाक्य के जो तीन भेद मैंने बताए थे, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे चर्चा करूंगा, उसका नामकरण कैसे करते हैं। उपवाक्य आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? कितने लोग नहीं जानते हैं? नहीं पता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी आप वाक्य लेते हैं तो वाक्य में दो प्रकार की घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बताता हूँ, जैसे बिजली आएगी, बिजली आएगी, बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा। इसमें कितने वाक्य हैं?
दो वाक्य है, पहला वाक्य है बिजली आएगी मैं पढ़ूंगा, ठीक है, बिजली आएगी पहला है और मैं पढ़ूंगा दूसरा है। इसमें होता क्या है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होती है या होता है, जैसे बिजली आएगी, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाक्य है तो मैं पढ़ूंगा। अगर आप ये कहें कि बिजली आएगी, आप अकेले लिखें तो बिजली आएगी स्वतंत्र है, ठीक है, इससे वाक्य का मतलब पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं तो मैं पढ़ूंगा तो ये वाक्य अधूरा हो सकता है या ना, बताइए। तो जो इसी तरह से अंग्रेजी में लिखते हैं इफ राम कम्स, और भी कई हैं, इफ राम कम्स आई शेल, हाँ जी, ठीक है, इफ राम कम्स आई शेल गो, आई शेल मूव। तो इसमें एक होता है, जैसे ये जो वाक्य है वो इसके ऊपर आश्रित है। अगर मैं बिजली आएगी को मिटा देता हूं तो मैं पढ़ूंगा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह वाक्य अधूरा है। तो जो वाक्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट कहते हैं, स्वतंत्र जो वाक्य है उसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, ठीक है, गांव में प्रधान लोग होते हैं ना, प्रधान उपवाक्य। उसी तरह से ये जो है तो मैं पढ़ूंगा, ये आश्रित हो गया है, ठीक है। ये इसी तरह से इफ राम कम्स आई शैल गो, तो इफ राम कम्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज का मतलब होता है खंड, और वो इंग्लिश वाली क्लास में फिर विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करवा देंगे, दीपक सब बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर गया तो ये भटक जाएंगे हम लोग। तो ये आप जो देख रहे हैं कि जिस वाक्य में दो खंड हो और दोनों खंड में से एक खंड दूसरे पर आश्रित हो, आश्रित का मतलब पहले खंड को अगर हम मिटा देते हैं, मान लीजिए बिजली आएगी हम मिटा दूं तो दूसरे वाक्य का कोई अर्थ नहीं हो जाता है, अधूरा रहेगा। और अधूरा है तो वह वाक्य उपवाक्य आश्रित माना जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नहीं, पहले भी आ सकता है, इस पे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। ये पहले भी आ सकता है, आश्रित वाक्य जो है वो पहले भी आ सकता है, बताइए। ऋचा एक मिनट, हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है तो मम्मी पापा किसी के तो शरण में रहेगा, मेला घूमने अकेले नहीं जाएगा ना, ठीक है। ऋचा आप बोलिए क्या कह रही थी ऋचा। कोई बात नहीं, आप वीडियो में आके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। लेट जो आ रहे हैं वो लोग वीडियो देख लेंगे 30 मिनट में आकर के, वीडियो कहीं और शायद ना मिले, या फिर राजेश जी के यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा लिमिटेड पीरियड के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, ठीक है। तो आप 30 मिनट से जितने लोग जुड़े हैं आप लोग उसमें देख सकते हैं। इधर जो लोग मेरे साथ इसमें जुड़े हैं गूगल मीट में, वे लोग भी 30 मिनट में रिक्वेस्ट भेज देंगे ताकि मैं रजिस्टर कर दूं, तो उसमें असाइनमेंट वगैरह भेजूंगा, वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो प्रधान उपवाक्य, पहले हो गया आश्रित, आश्रित और प्रधान, ये दो तरह के उपवाक्य हो गए। सबसे पहला ये उपवाक्य है, और इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो वाक्य संरचना आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये कहा जाता है कि वाक्य के जो दो खंड होते हैं, दोनों खंड में एक कर्ता और क्रिया होना चाहिए, कर्ता प्लस क्रिया होना चाहिए, इसके बगैर कोई भी वाक्य ना तो आश्रित होगा ना प्रधान होगा। अब जैसे इसके पहले मैंने बताया था, बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा, उसमें भी एक कर्ता और एक क्रिया, और इसमें भी एक कर्ता और क्रिया का समावेश है। अगर वह नहीं है तो वाक्य के खंड आप नहीं कर सकते, और ऐसे वाक्य फिर सरल वाक्य में गिने जाएंगे, और मैं आपको थोड़ी देर में फिर बताऊंगा। स्पष्ट है, हाँ ना। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे
जिसमें कर्ता छुपा रहेगा। अगर कर्ता छुपा रहता है तो कर्ता आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कहाँ है, या कभी कभी क्रिया छुपी रहती है, राम आया और डॉट 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 डॉट, तो उसमें कर्ता और क्रिया ढूंढ लेंगे। अगर कर्ता क्रिया नहीं ढूंढ पा रहे तो ये उपवाक्य खंड नहीं बन सकता। ये पहला नियम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। इसमें कौन होगा प्रधान? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता प्रधान होगा, और कि वह कौन है आश्रित है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें बताइए, ये जो जो परिश्रम करेगा ये है आपका आश्रित, और ये वह सफल होगा प्रधान होगा। ठीक है, अभी आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि क्या वो पहले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो से वाक्य शुरू है, इसलिए जो परिश्रम करेगा, अगर हम वो असफल होगा को ढक देते हैं तो ये जो वाक्य इसका सही अर्थ नहीं पता चलेगा, अर्थात अपने आप ही अधूरा है, इसलिए यह आश्रित होगा और यह प्रधान होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी बोलिए। बोलिए। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उस समय का जो उस समय की परिस्थिति है। मैं उस पर फिर बाद में चर्चा करूंगा। देख मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए घटना पहले हुई होती है, जैसे गाड़ी आई मैं गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी आई मैं गाड़ी में चढ़ा, दो तरह के वाक्य हैं, दोनों में प्रधान कौन सा है? गाड़ी आई। इसमें घटना भी पहले हो रही है तो ट्रांसलेशन ये कहता है कि जो घटना पहले हुई हो उसका अनुवाद पहले करते हैं। इसके कुछ काट हैं, 6-7 सूत्र हैं, इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, उस पर हम बाद में जाएंगे, अभी जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो कर लें। क्लियर है? ठीक है, मैं इसको बताता हूं। अब ये जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का जो मैं क्रम बता रहा हूं, अब इसमें हम आते हैं आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न होगा परीक्षा में, आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता पाएगा? आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा के बाद आएगा विशेषण उपवाक्य, विशेषण के बाद आएगा क्रिया विशेषण। लिख लीजिए, ये लिखे रहेंगे तो याद रहेगा, बराबर वीडियो मिले ना मिले। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसकी पहचान कैसे होगी? ठीक है, देखिए संज्ञा उपवाक्य जो होगा वो हमेशा की से प्रारंभ होगा, की से प्रारंभ होगा, या फिर कभी कभी इसमें कॉमा लगा रहेगा, और इसके बाद कभी कभी ये इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होता है। लिख लीजिए, संज्ञा उपवाक्य कभी कभी की से प्रारंभ होगा, कॉमा छोटी ई से, कभी कभी कॉमा से, और कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा से। क्लियर है? कोई उदाहरण देंगे आप लोग? कोई बताएगा उदाहरण? नहीं। हाँ, उसने कहा कि, उस उसने कहा कि राधा आ गई है। या फिर नरेशन जो होते हैं, नरेशन में क्या होता है, नरेशन के पार्ट जो होते हैं अंग्रेजी में,
उसमें कैसे लिखते हैं, राजा सेड, हाँ हाँ, राजा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, उसने कहा कि 2 पराठे लाओ, ही से, ठीक है। राधा ने कहा श्याम चलो घूमने चले। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं राधा ने कहा, यहाँ की छुपा हुआ है देखिए, राधा ने कहा, यहाँ कॉमा बना दिया, श्याम चलो घूमने चले, श्याम चलो, ठीक है। यहाँ जब कॉमा लग गया तो इसका मतलब है कि इसके बाद वाला जो खंड है ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है। स्पष्ट है? आगे बढ़े, एक आध एग्जाम्पल और लें, बोलिए, कोई तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम विषय, हाँ बोलिए, एक एग्जाम्पल और बताएं, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। श्याम ने कहा, श्याम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, मेरे घुंघरू लाओ, घुंघरू लाओ। नहीं नहीं नहीं, वो बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, या तो की रहेगा, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, मैंने बताया या तो की रहे, तो जैसे मान लीजिए हमें कहिए श्याम ने कहा कि मेरे घुंघरू लाए, क्लियर। अब अगर की नहीं है तो मैंने कहा कॉमा लगा रहेगा, तो मैंने यहाँ श्याम ने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, मेरे घुंघरू लाओ, ये दूसरा रूप है। और तीसरा इसी में अगर इन्वर्टेड कॉमा में देना है तो श्याम ने कहा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य लिखना है, मेरे घुंघरू लाओ, मेरी बांसुरी लाओ। इस तरह से तीनों रूप मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, कोई संदेह? अब आगे बढ़ते हैं, हम विशेषण पे चर्चा कर लेते हैं। विशेषण उपवाक्य, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिएगा। 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा और भविष्य में बहुत काम आएगा। इसके बाद हम आते हैं विशेषण उपवाक्य में। विशेषण का आपको पता है, ये किसी संज्ञा का विशेषण होगा, संज्ञा का विशेषण होगा। कैसे होगा संज्ञा का विशेषण? जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसका आरंभ हमेशा जो और जितना से होता है, जो या जितना। मैंने आपको एक वाक्य बताया था, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो कमाएगा वह खाएगा। जैसे मैं लिखूं, जो पढ़ेगा पास होगा। अरे हम अनुवाद थोड़े कर रहे हैं, कहाँ है मैडम आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया 2 कर्ता और 2 क्रिया होनी चाहिए। आंखें फूल जाए किसकी? तुम्हारी, तुम्हारी छुपी हुई है इसमें, ठीक बताएंगे। तो जो पढ़ेगा वह पास करेगा। अब इसमें देखिए जो से जो है, जो से जो शुरू हुआ, यह विशेषण उपवाक्य है। क्लियर है? एक और बात भी, जब भी वाक्य का खंड बनेगा ना, वाक्य का जब भी खंड बनेगा तो दोनों में कर्ता और क्रिया होना चाहिए। आपने कभी ट्रेन देखा है? ट्रेन देखा है पास से? ट्रेन में 2 इंजन होते हैं, ट्रेन में 2 इंजन होते हैं, एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे, पता है ना? अगर कभी मान लीजिए ट्रेन को हम बीच से कट कर देते हैं, 10 डब्बे हैं, 5 उधर 5 उधर, दोनों ओर के इंजन में ड्राइवर होंगे, वो उसे लेके जा सकते हैं, हाँ या ना? यही बात, यही बात वाक्य पर भी होता है। जैसे हमने आपको वाक्य लिखा, जो पढ़ेगा वह पास करेगा, मतलब वह हो गया ये कर्ता, और पास करेगा, पास करना क्रिया होगी। इसी तरह से जब तक ये नहीं होगा, ये जब मैं आऊंगा सरल वाक्य में और स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, ये बेस मान के चलिए। तो ये जो इस तरह के वाक्य हैं, इसमें जोर लगेगा। हाँ हाँ,
हाँ, जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञानी बनोगे। दूसरा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ठीक है। हाँ, जो और जैसे मैं भी फिर मैं आऊंगा, अभी तो दोस्त लेके चलते हैं। ठीक है, मैं उसमें आऊंगा। इसको भी हम मिटा ही दियो। हाँ, ठीक है। विशेषण खत्म, संज्ञा खत्म। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण में। ठीक है। क्रिया विशेषण कहता है कि क्रिया विशेषण, अब ये इसके रूप अलग हो जाते हैं। इसके 5 रूप होते हैं। क्रिया विशेषण के 5 रूप। अभी तक मैंने संज्ञा और विशेषण और क्रिया विशेषण 3 रूप बताया था। अब क्रिया विशेषण के 5 रूप हो जाते हैं। ये जब मैं क्रिया विशेषण पे और चर्चा करूंगा तो और बातें स्पष्ट होगी। यहां मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहला आता है कालवाचक। अगर पेन पेंसिल हो साथ में तो नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि इस ये घूम फिर के आता रहेगा ये भूत। जी, कालवाचक का प्रारंभ होता है, मैं बताता चलता हूं। जब हो गया, जब हो गया, जब हो गया, उसके बाद जब तक हो गया, जब तक हो गया, इसके बाद जो ही। इनसे इसका प्रारंभ होता है कालवाचक। अर्थात काल का मतलब होता है समय, जो समय की बात बताए। जैसे जब, जब बिजली चमकी बारिश हुई। ठीक है, जब से शुरू हुआ। जब किसी फिल्म का गाना भी है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, आगे जो भी हो। जब जब धरती फटी, उसमें से हीरा निकला। तो जब से जो हो गया। अच्छा, जब तक खड़े नहीं होगे चल नहीं पाओगे। इस तरह के शब्दों से शुरुआत जो, अर्थात इसमें समय का बोध होता है। काल का मतलब होता है समय, और समय का बोध होता है ज्यों ही मैं घर से निकला बारिश हो गई। तो ये सारे आपके कालवाचक में जाएंगे। नोट कर लीजिए अगर डायरी हो पास में तो। कालवाचक के बाद में स्थानवाचक। कालवाचक के बाद आता है स्थानवाचक। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थानवाचक में आता है, इसकी शुरुआत होती है जिधर से। जिधर से शुरुआत होगी। जिधर का मतलब कहीं ना कहीं कोई दिशा दिख रही होगी, स्थान दिख रहा होगा। किसी फिल्म में गाना है, जिधर भी देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। ठीक है। और भी कई बातें हैं, कोई बताएगा इसमें से? जी, हाँ, ये जो जिधर है, इसका आप जहां से भी ले सकते हैं। जिधर को जहां से भी ले सकते हैं। ठीक है। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, बड़ा फेमस गाना है किसी फिल्म का। ठीक है। जहां मतलब कहीं चले गए। हाँ, बोलिए। नहीं सुन पाया आपको? ठीक है। अगला एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जहां अभी मकान बने हैं वहां कभी गड्ढे थे। आपने जहां से शुरुआत की। हाँ, बोलिए। बोलिए, सुन नहीं पाए सुनीता जी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा बाद में। तो मैं ये बताया कि कालवाचक के बाद आता है स्थानवाचक। स्पष्ट हो गया? कालवाचक के बाद स्थानवाचक आते हैं। और अब तीसरे में हम चलते हैं रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है? सुन नहीं पा रहा हूं आपको संगीता जी। संगीता जी, चलिए, जो छूट गया है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप चिंता ना करें। वो रिकॉर्डिंग की सुविधा। क्या इशू है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। असुविधा हो तो फिर कल बात कर लेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता रहा था रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है कि काम करने का तरीका। रीति का मतलब होता है काम करने का तरीका। और इसकी शुरुआत होती है जैसे। अगर डायरी हो तो नोट करके चलिए, सिर्फ सुनने के भरोसे मत रहिए। जैसे, जिस प्रकार से,
जैसे, जिस प्रकार से, और एक आध और आएगा, मानो। मानो अर्थात इसका अगर आप देखें तो यहाँ तुलना का भी भाव होता है। ठीक है, रीतिवाचक में तुलना का भी भाव होता है और उसकी शुरुआत होती है जैसे, जिस प्रकार से या मानो से। क्या होगा, एक उदाहरण दीजिए। यहाँ भी तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन दो चीजों में। जैसे ही आदमी बड़ा होता है उसमें तमाम तरह की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, जहां भी जहां भी आपको उपवाक्य की बात रहेगी वहां उपवाक्य में भी कर्ता और क्रिया होना चाहिए। जैसे जैसे ही आदमी बड़ा हुआ उसकी इच्छाएं बढ़ गई, उसने इच्छा बढ़ा ली। जैसे ही आदमी सुख दुख का अनुभव करता है वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया तुलना का भाव रहेगा। रीति मतलब काम करने की प्रक्रिया होती है, इसमें तुलना का भी भाव रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। मिटा दे रहा हूं मैं इसको, नोट किया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं हम परिमाणवाचक में। अगर ये चीज समझ नहीं पाएंगे आप लोग तो फिर सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य की अवधारणा समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान से जरा सुने और लिखते चले। अब परिमाणवाचक देखते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब माप या फिर मात्रा। तो इसका आरंभ कैसे होता है? ज्यो ज्यो, जैसे जैसे, जितना जितना। इसकी शुरुआत होती है ज्यो ज्यो, जितना जितना और जैसे जैसे। जैसे जैसे मतलब परिमाण ही है। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे जैसे पानी बढ़ता गया या बढ़ती गई? बिल्कुल सही। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया लोग डूबते गए। परिमाण की बात है, जैसे जैसे मतलब पानी की मात्रा बताया जा रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जितना या जितनी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी, जितना, और ये इसमें आ गया। एक और ले लेते हैं, जहां तक हो सके अपने पाठ पूरी कर लीजिए। ठीक है, यहां भी परिमाण की बात हुई। और अगर एक और है तो जहां तक हो सके कोरोना काल में लोगों की मदद कीजिए। हाँ, जहां तक का मतलब हो गया कि आपको कहा जा रहा है आपसे जितना संभव हो सके। जहां तक का मतलब एरिया की बात नहीं हो रही है, परिमाण की बात हो रही है कि आपसे जितना संभव हो सके। मान लीजिए आप कंबल दान कर सकें तो कंबल दे दीजिए, थर्मामीटर दे सके तो थर्मामीटर दे दीजिए। लेकिन कहना यह है कि जितना हो उतनी आप मदद करें और ये परिमाण आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अजय जी, एक मिनट। हाँ पूजा जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ परिमाण मैंने बोला है और उसमें मैंने क्या बताया था, विशेषण में क्या बताया था? मैंने विशेषण उपवाक्य में बताया था, फिर से बता देता हूँ। जो या जितना से शुरू होगा, मतलब जो कमाएगा वह खाएगा। ठीक है, जितना जाओगे, अर्थात वहां परिमाण का बोध नहीं होता है लेकिन यहाँ परिमाण का बोध होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है परिमाणवाचक के बाद आता है कारणवाचक। परिमाण के बाद यहाँ कारण होता है। कारण का मतलब ये हो गया कारणवाचक।
कारणवाचक में आता है इसका आरंभ क्योंकि, अगर, क्योंकि, अगर, क्योंकि, अगर, अगर मतलब यदि, उसके बाद यद्यपि, कितना भी चाहे, यद्यपि कितना भी चाहे, ठीक है। चाहे के बाद और भी इसमें काफी है, भले ही, जिससे कि, भले ही और जिससे कि, इसका मतलब है इसमें कारण का भाव प्रकट हो। कारण का मतलब फिर वही कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है, कारण, शर्त या उद्देश्य। कारणवाचक का मतलब होता है कारण, शर्त और उद्देश्य। कारण, शर्त और उद्देश्य। जैसे कारण क्या होगा, कारण थोन नाथ मोहि मारा, हे प्रभु मेरी हत्या आपने क्यों की, मैं बैरी सुग्रीव तुम्हारा। वह नहीं बोलता क्योंकि सुन नहीं पाता, यद्यपि वह गरीब है फिर भी पढ़ता है। इन वाक्यों से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे वो कारणवाचक में आएंगे। लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। ठीक है। इसमें जो यद्यपि है इसके बदले कभी कभी की का भी प्रयोग होता है, क में छोटी की मात्रा। और मैंने आपको संज्ञा वाले में भी बताया था कि की से शुरुआत होती है, लेकिन ये जो की है इसका प्रयोग परिमाण के लिए होता है, भाव प्रकट करने के लिए, भाव के लिए। और अगर भाव के लिए होता है तो ये कारणवाचक में क्रिया विशेषण माना जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, है ना? लिख लिया आप लोगों ने? कंफ्यूज के तो नहीं है वो मुझे बता दें। ऋचा कुछ कह रही है, किसका? सुन नहीं पाया मैं जी। हाँ, की वाला जो शब्द है, की वाले का प्रयोग है कि, उसने कहा कि चलो घूमने चले। ठीक है। उसने कहा कि तुम बड़े पढ़ाकू, इस तरह से इस वाक्य का प्रयोग होगा। ठीक है। अमूमन ये की से मिलता जुलता प्रयोग बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, 10 में 50 वाक्य में एक जगह मिलेगा, बाकी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है। कौन सा? हाँ, हाँ, किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से? हाँ बोलिए। हाँ, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है कि जब कहीं कारण बताना होता है वहां कभी छोटी की मात्रा लगती है। उसने कहा कि, कारण है उसने क्या कहा। किसी की कही हुई बात को आप जब कहने जाते हैं, जैसे नरेशन वगैरह में करते हैं, तो क में छोटी की मात्रा लगती है, अन्यथा बड़ी की लगती है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो वाक्य है यह कारणवाचक में भी आता है। और शुरू में मैंने संज्ञावाचक बताया था, लेकिन जब कारण बताया, इसका क्या मैंने बताया, उद्देश्य, कारण या शर्त। तुम चलोगे कि मैं जाऊं, अगर मैं यहां लिख देता हूं, तुम चलोगे कि मैं जाऊं, देख पा रहे हैं मैं लिख रहा हूं, तुम चलोगे कि मैं जाऊं। कहीं दोस्त के साथ जाना होता है कि मैं जाऊं। यहां जो की से शुरुआत हुआ है ये कारण। क्लियर है अमित जी? स्पष्ट हुआ या फिर से और बताऊं, एक आध उदाहरण और दूं? ठीक है। चलिए, अब हम अगला वाक्य लेते हैं। एक और विचित्र बात यहाँ आप देखने देख पाएंगे, यहाँ एक समानाधिकरण भी चलता है। ये 5 रूप मैंने बता दिया, इसके बाद एक समानाधिकरण उपवाक्य भी होता है। और समानाधिकरण उपवाक्य क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है कि कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें बहुत से उपवाक्य हो। कोई एक ऐसे किसी एक वाक्य में बहुत सारे उपवाक्य हैं तो वो समानाधिकरण माना जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है पर श्याम खेलता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। अब मान लीजिए इसमें प्रधान उपवाक्य कौन होगा? राम पढ़ता है, क्योंकि इसका अस्तित्व स्वतंत्र है, ये आपका प्रधान उपवाक्य में आएगा। और पर श्याम खेलता है ये समानाधिकरण में चला जाएगा। ठीक है, वैसे समानाधिकरण का प्रयोग कम देखते होंगे, अर्थात राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, पर लगा हुआ है, और भी वाक्य इसमें जुड़ सकते हैं। अंग्रेजी से कभी भी हिंदी व्याकरण की तुलना मत कीजिए। कहीं कहीं दोनों आपस में मिलते हैं, अन्यथा अगर आप अंग्रेजी के अनुसार पढ़ेंगे तब मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप ये जानिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसमें होता है प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं प्रधान उपवाक्य को, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। समानाधिकरण का संदर्भ अंग्रेजी में नहीं मिलेगा आपको। समानाधिकरण का मैंने बताया कभी कभी एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य होते हैं। राम पढ़ता है पर श्याम खेलता है और सोहन हंसता है, एक को तो हमने प्रधान मान लिया, बाकी क्या होंगे? इसमें दो दो खंड है, तो वो दोनों समानाधिकरण में जाते हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़े या? हाँ, क्या तुषार जी? समानाधिकरण हाँ दूसरा होगा, क्रिया विशेषण तो खत्म, 5 खत्म, समानाधिकरण अलग से है। इसका प्रयोग भी अक्सर मतलब बहुत कम, 1000 में एक बार पूछा जाता है, लेकिन तीर कुछ भी हो, तीर तो तीर ही है, जान ले सकता है, इसलिए उसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। बेटा तो मैं, हाँ बोलिए। कई वाक्य होंगे, कई वाक्य होंगे तो समानाधिकरण होगा। ठीक है, सुमन जी बोलिए। हाँ वो भी समानाधिकरण में आएगा। राम पढ़ता है पर श्याम खेलता है, पर से जुड़ा हुआ है, वो समानाधिकरण में आएगा। उसके बाद और भी कुछ हो सकता है। जी पारस जी, मैंने बताया ना, राम पढ़ता है पर श्याम खेलता है, मनोज भी खेलता है। राम पढ़ता है पर श्याम और मनोज खेलते हैं। राम पढ़ता है पर श्याम और मनोज खेलते हैं, तो समानाधिकरण में चला जाएगा। जी नहीं सुन पा रहा हूं। चिन्ह नहीं होते हैं, आपके प्रश्न ही रहेंगे ऐसे। इसमें आप उपवाक्य पहचानिए, कौन सा उपवाक्य है वो आपको बताना होगा। हाँ, पर है ना, पर कहाँ ले जाएंगे? राम खेलता है और वो दूसरा रूप है, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। ये समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूंगा, वो वाली अगले दिन मैं कहूंगा। स्पष्ट है तो आगे बढ़े। इस तरफ लेफ्ट वाले मेरे अजय जी, इसमें चिन्ह नहीं है, इसमें चिन्ह नहीं है, मैंने आपको बताया इसमें चिन्ह नहीं है। ये एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य होंगे, वो समानाधिकरण होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतना आपको स्पष्ट हो गया उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य क्या है, तो अब हम आते हैं वाक्य का नामकरण। वाक्य के नामकरण में अब हम लौट के जहां से मैंने शुरू किया था, कहा शुरू किया था मैंने? संयुक्त सरल, और इसमें मैंने आपको सरल और क्या क्या बताया था? 3, मिश्र,
हाँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे रूप में इसको ले लेते हैं और जब हल करना होता है तब गाड़ी फंस जाती है। देखिए, सरल वाक्य में मैंने बताया कि इसमें एक ही उपवाक्य होगा। जैसे उदाहरण के लिए, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही वाक्य है इसमें। क्लियर है? दूसरा कोई वाक्य नहीं रहेगा। ये सरल, यहां अंग्रेजी से आप थोड़ी सी मिला सकते हैं, इनको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान और एक आश्रित, बस, एक से अधिक नहीं होगा। एक एक ही रहेगा, एक से अधिक नहीं। राम आया और श्याम को ले गया, एक और एक। ठीक है? संयुक्त वाक्य में कम से कम दो प्रधान होंगे। दो प्रधान अगर ग्राम पंचायत में हो जाए तो रोज झगड़ा होगा, होगा ना? ग्राम पंचायत वाले कोई है हमारे साथ अभी? दो प्रधान आश्रित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आश्रित, आश्रित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये क्या बात हुई कि प्रधान वाक्य है तो आश्रित नहीं? हाँ बोलिए। हाँ, नहीं समझ पाए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो प्रधान होंगे इसमें और आश्रित उपवाक्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हाँ, नहीं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, और से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों प्रधान माने जाएंगे, इसमें आश्रित नहीं है। एकदम सही कहा आपने तुषार जी। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने सरल का आपको बता दिया। हाँ बोलिए। हम्म, बोलिए बोलिए। हाँ, जबकि तुम खेल रहे थे, अलग अलग है, जबकि से जुड़ा हुआ है। ठीक है? राम खेलता भी है और राम पढ़ता भी है, एक ही वाक्य है। उसमें मतलब कर्ता एक है लेकिन क्रिया दो है। किसमें आएगा? सरल वाक्य में आएगा या? दो क्रिया है तो सरल में कैसे जाएगा, संयुक्त में जाएगा ना। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार देता हूँ। ये तो शुरुआत हुई, अब विस्तार दे देते हैं। सरल वाक्य आप समझ गए ना? सरल वाक्य में केवल एक ही खंड होगा। राम पढ़ता है, राजा लिखता है, सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। मिश्र वाक्य में मैंने बताया एक प्रधान और एक आश्रित होगा। एक प्रधान का मतलब है कि राम पढ़ता है पर श्याम खेलता है। ठीक है? होगा नहीं होगा? हाँ या ना, बोलिए। हाँ, हाँ, नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, पिंकी जी ने संयुक्त में बताया था। चलिए मैं, आश्रित नहीं है एक दूसरे पर। मैं टेस्ट कर रहा था कि आप पढ़ रही है या खेल रही है पबजी खेल में। राम ने कहा कि मैं पुस्तक खरीदूंगा, मैं किताब खरीदूंगा। राम ने कहा कि मैं किताब खरीदूंगा। अब ये जो राम ने कहा है, ये इसमें प्रधान हो गया। ठीक है? अगर की से शुरुआत हुई है इसकी, तो कौन सा उपवाक्य होगा ये? संज्ञा। मैंने भी आप लोगों को बताया ना, की से शुरुआत है तो संज्ञा उपवाक्य में जाएगा। ठीक है? अर्थात एक प्रधान हो गया और एक आश्रित हो गया। इसमें दो नहीं है, इसलिए क्या होगा?
किस रूप में जाएगा? मिश्र उपवाक्य में, मिक्स्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता हूं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम और श्याम पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा नजदीक है। ये कैसा होगा? राम और श्याम पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा है। किस प्रकार का है जी? संयुक्त होगा। दूसरा एक लिखता हूं, राम पढ़ता है और श्याम गाता है। ये क्या होगा? क्यों? दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। राम पढ़ता है और श्याम गाता है, दोनों अलग अलग है, इसलिए मिश्र होगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाला मैंने बताया, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, इसका जब हम खंड करेंगे तो राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, परीक्षा नजदीक है, 3 वाक्य आया। और 3 वाक्य जब आ गया, अर्थात एक से अधिक उपवाक्य होगा, तो किस रूप में जाएगा वो? समानाधिकरण में जाएगा। ये समानाधिकरण में जाएगा। स्पष्ट है? हाँ, क्या करें एकांत? संयुक्त होगा। मिश्र गलती हो गई, संयुक्त होगा। ठीक है, बोले भूल हुई, ये संयुक्त होगा। ये भी संयुक्त है, लेकिन ये समानाधिकरण में जाएगा। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? 2 मिनट और लूंगा, इसके बाद आप लोगों को रेस्ट दे सकता हूँ। क्लियर है, हाँ या ना? एकांत, ठीक है। अब मैं समानाधिकरण का मैंने बताया था कि एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। एक से अधिक। अब देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, दो दो वाक्य यहां हो गए। राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, और अंतिम जो बचा, क्योंकि परीक्षा सामने है, ये समानाधिकरण में चला जाएगा। मतलब इस पूरे वाक्य में 3 वाक्य हो गए ना? हाँ या ना? ठीक है, कोई संदेह हो तो बता दें, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे मान लीजिए, राम पढ़ता है और श्याम गाता है, ये संयुक्त में आएगा ना, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है। राम पढ़ता है और हटा दें अगर, श्याम गाता है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। अगर मैं कहूं, हाँ हाँ, समानाधिकरण देखिए, 2 चीज मैं क्लियर कर दूं। जो मैं आपको अभी तक समानाधिकरण, संज्ञा और क्रिया विशेषण क्रिया बताना था, वो उपवाक्य के प्रकार बताना था। मैं आपको उपवाक्य जो बता रहा था, उपवाक्य के प्रकार बताना था, टाइप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने सरल, संयुक्त और क्या बताया, मिश्र बताया, ये मैंने नामकरण बताया। ये नामकरण बताया। जैसे मान लीजिए घर में बेटा हुआ आपके, या बेटी हुई, तो ये बेटा बेटी हुई ये हो गया, पहचान हो गया। ठीक है, कि बेटा है, बेटी है। अब उसका नाम रखेंगे ना, रंजू, संजू, राजेश, महेश, तो ये नामकरण है। और शुरू में ही मैंने वाक्य गठन पे आपको बताया था कि वाक्य के 3 रूप मैंने बताया था। सरल, क्या क्या बताया था? सरल, मिश्र और संयुक्त। वो इसका, दोनों चीजों को हम अलग अलग दृष्टि से देखें। कौन सा? मिश्र। आ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया सरल का, जो मैंने आपको बताया, मैंने बताया सरल अकेला होगा। जैसे राम आया, सिंगल सेंटेंस, एक ही वाक्य होगा, इसमें दूसरा कोई वाक्य नहीं होगा। मिश्र में क्यों?
किसमें? हाँ, मतलब एक ही वाक्य, साधारण रूप से देखें तो एक ही वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा कि प्रधान और उसके ऊपर एक आश्रित रहेगा। ठीक है, बारिश हुई, बरसात हुई हुई इसलिए मेढक टर्रा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। दूसरा क्या है, मिस्र का एक और उदाहरण अगर हम ले लेते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा और किताब खरीदूंगा। मैं बाजार जाऊंगा और किताब खरीदूंगा, क्या होगा इसमें? कौन सा वाक्य है ये संयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि मैं बाजार जाऊंगा, ये इंडिपेंडेंट है, और यहाँ मैं छुपा हुआ है, मैं किताब खरीदूंगा, ये भी इंडिपेंडेंट है। दोनों स्वतंत्र होंगे। दो प्रधान हो सकते हैं, आश्रित नहीं भी रह सकता है, इसमें आश्रित रह भी सकता है। हम्म, राम आया, खाना खाकर सो गया। खाना खाकर सो गया आश्रित है या नहीं है उस पर? आप खुद देखिए, राम आया को हटा दीजिए, खाना खाकर सो गया, कुछ मिसिंग लग रहा है उसमें? क्या मिसिंग है? कर्ता, सब्जेक्ट, कर्ता मिसिंग है ना, अर्थात वो पहले वाक्य पर आश्रित है। और एक प्रधान और एक आश्रित, इसका मतलब मिश्र वाक्य। राम ने कहा कि मैं एक किताब खरीदूंगा। राम ने कहा अलग, एक किताब खरीदूंगा या मैं एक किताब खरीदूंगा अलग। दोनों में आपस में कोई संबंध है? दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, हाँ या ना? अगर आश्रित नहीं है तो ये संयुक्त वाक्य में आएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? किसी को संदेह रह गया तो बताएं। संयुक्त में दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। जैसे मैं अपने गली और राजा जी अपने गली, मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, बिना, जैसे एक वाक्य का दूसरे से संबंध हो, तब वो मिश्र में आएगा। जैसे राजेश आया, खाना खाया। किसने खाना खाया? राजेश ना, तो राजेश पर डिपेंडेंट है दूसरा वाक्य, इसलिए वह मिश्र में आएगा। क्लियर है, हाँ ना बोलिए, फिर आगे बोलिए। ठीक है, ये जो आज का चैप्टर है, ये मैं इसको एक इतने पर ही विराम दूंगा। इसके बाद वाक्य में परिवर्तन एक और चैप्टर रह जाएगा, उसमें थोड़ी मंथन करने की जरूरत रहेगी। जैसे संयुक्त वाक्य से सरल बनाना, सरल को मिश्र बनाना, इस तरह की वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई संदेह रह गया हो तो बता दें। कौन सा? हाँ, हाँ। आश्रित उपवाक्य होता है ना। मैं प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, झूठ लंबा नहीं कर रहा हूँ। दो प्रधान होंगे उसमें, पहला कंडीशन है दो प्रधान है। ठीक है, आश्रित, आश्रित यस और नो दोनों हो सकता है। आश्रित यस और नो दोनों हो सकता है। ठीक, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन रहेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये किस में आएगा? संयुक्त में आएगा। संयुक्त और मिश्र एक साथ कैसे होगा बताइए तुषार जी? या तो राजा होगा या रंग होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा?
ठीक है, इधर से कोई प्रश्न कर रहा था, बताइए। हम्म, आश्रित होगा तो मिश्र में आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कहें कि बिजली आई तब मैंने खाना बनाया, ये क्या होगा? आश्रित कहाँ है? बिजली आई मैंने खाना बनाया, दोनों तो अलग अलग है। हाँ, मैंने कहा बिजली आई तब मैंने खाना बनाया, संयुक्त है। बिजली आई अलग है। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिजली आई, बिजली आई, ठीक है, मैंने खाना बनाया, दोनों में अगर आप देखें बिजली आई वाला हिस्सा आप ढक दें तो मैंने खाना बनाया स्वतंत्र है ना, उस पे तो आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा राजा, राजा आया और खाकर सो गया। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इसका, मैंने शुरू में उदाहरण देते समय बताया था कि दोनों वाक्य में एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए, बताया था ना। अब ये इसमें देखिए राजा आया तो मैं मिटा देता हूँ, तो खाकर सो गया, इसमें कर्ता कहाँ है कहीं? कर्ता नहीं है, इसका मतलब क्या है? जी, क्या कर रही है? क्लियर है ना आप? हाँ, आप उसमें कर्ता मिटा दीजिए, आपको समझ में आएगी बात कि बिना कर्ता के वो नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए हम यही समापन करेंगे। संयुक्त और सरल वाक्यों में परिवर्तन, ये एक विशेष बात रहेगी, इस पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और उस कक्षा में हम संज्ञा के कुछ रूप फटाफट करने के बाद सर्वनाम में आ जाएंगे। और चूंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम नए लोग लिमिटेड आए, या अगर नए लोग आते हैं तो उनको फिर दोबारा रिपीट टेलीकास्ट न देना पड़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड बढ़ेंगे और अगले हफ्ते से एक दिन अनुवाद और एक दिन व्याकरण पे चर्चा होती रहेगी। किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, नहीं तो फिर क्लास छोड़ सकते हैं। जी, क्लास हो गई आज की। हाँ, कब की तुषार? तुषार सुन नहीं पाए एक। मंडे का आपको मंडे बताया जाएगा, कल स्थिति देख के बताते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आप लोग विदा ले सकते हैं। सब आराम से रहिए, घर में स्वस्थ रहिए, सफाई का ध्यान रखिए। जय हिंद। ठीक है, चलिए, इधर जो मित्र हैं किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। बोलिए सुदेश जी। हाँ, मैं कर दूंगा, आपने लेट से किया नहीं, उसी में तो है, आप बात तो कर रहे हैं उसी में। क्लास इसी में हो रही है ना, अनुवाद और एक इसी में चलेगी क्लास में, उसमें भी कर। ठीक है, क्लास इसी में चलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग इसी में कल मिलेगी, क्योंकि बीच में 6 घंटे बाद रिकॉर्डिंग देती है। ठीक है, अब कोई संदेह किसी को? अजय जी, हर्षदा? हाँ, नए लोगों का सत्र चलता रहेगा जैसे प्लान किया गया है। आप लोगों को बताया गया होगा, सोमवार शायद सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार 4 दिन का है। पुराने लोग भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, बट नए लोगों के जो स्पेशल चल रहे हैं वो जारी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मैं छोड़ता हूँ आप सबको, जय हिंद।